हेलो कॉस्मिक आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पोल 3 कॉस्मिक। आज मैं एम्पायर जीरो का एवेंजर्स का इशू कंप्लीट कर रहा हूँ और इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में एम्पायर के हम फैंटास्टिक फोर का इशू कवर करेंगे और उसके बाद एम्पायर 1 को कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द रोलिंग ऑफ इंट्रो। बजो। इसमें से कुछ भी सच नहीं है क्योंकि मैं इसे रोक नहीं सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक मैसिव गेस्ट का फ्रंट रो सीट पर बैठा हुआ हूँ। ऐसा लग रहा है कि जेनोसाइड इनोसेंट पीपल को मैं मरते हुए देख रहा हूँ, उनकी आखिरी सांस तक। ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखों के सामने एक बहुत ही बड़ा क्राइम हो रहा है। उन किलर्स ने उन्हें चुन चुन कर मारा है और इसका कारण ये था कि उन्होंने एक गार्डन को बनाया, एक गार्डन चांद पर। मेरे लोगों, ये बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी क्रियो कॉटेज के लिए कि वो एक साथ एक ही प्लेनेट होला पर एग्जिस्ट करें। पर अब एक ही रास्ता है इन्हें खत्म करके अपने रूल को आगे करने का। अब हम जैसे करें उन सभी की वीकनेसेस को पहचान करके उनको खत्म करें। और तभी क्रियो लीडर मॉर्ग के पास उसका भाई आता है और उससे पूछता है क्या ये एक पीसफुल कंपटीशन नहीं था अभी तक। और तभी मॉर्ग कहता है पीसफुल कंपटीशन? क्या तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा कुछ भी होता है? और अगर हमारे प्यारे विजिटर्स हमारी इस बात को नहीं मानते तो हम उन्हें हमारा डिसीजन बताएंगे कि किस तरीके से हम उन्हें खत्म कर देंगे और इसके बाद उनकी टेक्नोलॉजी हमें सर्व करेगी। हमारे नॉर्मल एनिमीज हमारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम उनकी वीकनेसेस को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके पूरे जहां पर अनगिनत स्टार्स तक इसकी एम्पायर सुप्रीम होगा। और मुझे याद है इसके बाद क्या होता है। उन्होंने स्कल्स को विजिट किया, उन्हें मारा, उनकी स्पेसशिप छीनी, वेपन छीने और उसके बाद एक बिलियन ईयर्स की वॉर स्टार्ट हो गई। और फिर मैं उठ गया। पर सबसे ख़राब बात इस पूरी चीज़ की, ये कोई सिर्फ एक नाइटमेयर नहीं था, ये सब कुछ हो चुका था। मैं वहाँ था। ऐसा लगता है कि मैं किसी तरीके से मैं वहाँ था। ऐसा लगता है कि उस मकसद का मुझे विज़न आ रहा था। कुछ ऐसा लग रहा था जो क्री और स्कल वॉर के स्टार्ट होने से पहले था। और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैं इसे महसूस कर सकता था कि कुछ तो हो रहा है जिसे मैं भूल रहा हूँ, पर मुझे कुछ याद नहीं है इसके बारे में। शायद मुझे किसी को बताना चाहिए सब चीज़ों के बारे में। ओह गॉड, ये काफी अजीब था। या फिर इन सब के बारे में मुझे कोई बताना चाहता है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हो सकता है कि सब ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैं एक छोटे से स्पेस गॉड के सर के अंदर सो रहा था। हाँ, कुछ भी हो सकता है। मे बी नाइट में शायद पैकेजेस में आते हैं। टोनी, मैं कैरल, यहाँ पर एक सिचुएशन हो गई है। एवेंजर्स को एक मदद के लिए एसओएस मिला हुआ होता है ब्लू एरिया ऑफ द मून से, और इस कारण से वो सभी वहाँ पहुँच गए होते हैं। पर वो वहाँ पर एक चीज़ नोटिस करते हैं कि ब्लू एरिया ऑफ द मून अब और नीला नहीं है। यहाँ पर एक गार्डन जैसा पूरा पूरा वातावरण हो चुका है। टोनी अभी भी सोच रहा होता है एक गार्डन मून पर। काफ़ी अजीब है ना। हमने एक बहुत ही बड़ा जगह क्वीन जेट को लैंड करने के लिए खोज निकाला। उसके बाद हम सब लैंड हुए और जैसे ही हम लैंड हुए काफ़ी अजीब सी बात हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आर्मर को निकाल करके इन पैरों में नंगा दौड़ने लगूं। और तभी कैप्टन कहते हैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा है। सीहल कहती है इसका मतलब क्या है कैप? तभी कैप्टन कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, इन जंगलों में कोई ना कोई साउंड तो होना चाहिए, इंसेक्ट का, बर्ड्स का, तो मुझे कुछ भी सुनाई दे रहा है इनमें से। बट अभी उन पेड़ों के बीच से एक सेंट्री बाहर आता है, एक क्री सेंट्री जिसका सर तो क्री का नहीं था। कैप्टन मार्वल कहती है और तभी थॉर कहता है व्हाटएवर, ये बिस्ट जो भी है हैमर ऑफ थॉर के सामने ये नहीं टिक पाएगा, और वो उस पर हमला करने लगता है। पर तभी वो सेंट्री बहुत ही बड़ा अटैक करता है और तभी गोस्ट राइडर कहता है क्या मैं तो उस मूव को देख भी नहीं पाया। तब कैप्टन मार्वल कहती है सेंट्री सिर्फ ऐसे किसी को पीछे ढकेलने के लिए नहीं बने थे गोस्ट राइडर, ये पूरे के पूरे आर्मी को ख़त्म करने के लिए बने थे। इस बात पर थोड़ा ध्यान देना। और तभी कैप्टन मार्वल के अटैक को एब्जॉर्ब करने जाती है, पर वो सेंट्री एक सोनिक अटैक करता है जिसके कारण पूरे के पूरे एवेंजर्स ढेर होने लगते हैं। पर तभी उनके बीच कोई एक ऐसा था जिसे इस सोनिक अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है।
और तभी वो घात से बाहर आकर के वो सेंट्री पर हमला करने लगता है और वो अवेंजर्स से कहता है काम को ख़त्म करते हैं चलिए। और सेंट्री का काम जैसे तमाम हो जाता है तब रॉब यानी कि गोस्ट राइडर उनसे पूछता है क्या हम इसे जानते हैं। तब ब्लैक पैंथर कहता है तुम्हें अवेंजर्स की फाइल्स को और ज़्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारे सामने खड़ा है जैकलिन डेक्सस का द स्वॉर्डमैन। और इसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बता रखा है रूट टू एम्पायर के, आप वहाँ पर जाकर के इसकी पूरी स्टोरी को जान लीजिएगा। द सेलेस्टियल मैडोना के कारण इसने अपनी बॉडी को खो दिया था जो कि इसके अंदर एक बीस्ट रहता था और उसने इसकी लाइफ को ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये एक गॉडेस की बॉडी में अपने सोल को कनेक्ट कर दिया जिसके कारण ये एक इस तरह एक अजीब व गरीब पावरफुल बीइंग बन गया। टोनी अपने मन में ही सोच रहा होता है मेरा सर घूम रहा है, मैंने कुछ देर पहले कॉटेज के बारे में ड्रीम देखा और अब ये मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं उस पर बिलीव करता हूँ जिसे मैं सो सकता हूँ पर मैं किसी कॉस्मिक डेस्टिनी में बिलीव नहीं करता। क्या मैं करता हूँ? और तभी रॉबी कहता है तुम एक प्लांट हो या एक जॉम्बी, ये कैसे काम करता है? तब टोनी कहता है हाँ रॉबी को तो साइलेंस ब्रेक करना ही चाहिए था। ऑफकोर्स उसके बाद कई सारे क्वेश्चन जैसे रिलेटेड, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ हो क्या रहा है आखिर। और तभी स्वॉर्डमैन कहता है मैं हूँ स्वॉर्डमैन, एक इम्परफेक्ट वर्जन जो मर्ज हो गया है एक एंशिएंट कॉटेज इंटेलिजेंस के साथ और उसके सारे ह्यूमन फ्लॉस उससे हट चुके हैं। कुछ समझ ही नहीं आता जैक्सन यानी कि मैं एक सेकंड चांस नहीं, हम एक सेकंड चांस डिजर्व करते हैं हमेशा और यही बाकी सभी सर्वाइविंग कॉटेज ने किया। उन्होंने ये गार्डन को ग्रो किया जिसे हम स्क्रेट ग्राउंड कहते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये जगह जो है ये काफ़ी अजीब है और काफ़ी पहले ये काफ़ी ज़्यादा गलत थी। जब यहाँ पर स्कल्स ने क्री के साथ एक बहुत ही बड़ा सिटी ग्रो किया और क्री ने सीखा कि कैसे हमसे हेट किया जाता है, तो उन्होंने हाँ हमेशा की तरह कुछ ना कुछ अपने आप को राइज किया। और जो भी हो अवेंजर्स में तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने आखिरकार यहाँ पर आकर के मेरे हेल्प सिग्नल का जवाब दिया और मैं यहाँ पर तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तभी पीछे से रॉबी आयरन मैन से पूछता है एक मिनट मुझे एक चीज़ जानना है, ये सेलेस्टियल मैडोना कौन थी? उसका नाम मैंटिस था, वो हम में से एक थी, एक सुपर पावरफुल मटेरियल आर्टिस्ट और शायद उससे भी ज़्यादा वो एक उसकी कॉस्मिक डेस्टिनी थी। तभी स्वॉर्डमैन कहता है हम दोनों ने मिलकर के एक परफेक्ट चाइल्ड बनाया, एक परफेक्ट कोटैट चाइल्ड, वो भी एक ह्यूमन स्पिरिट के साथ जो कि हमें लीड करता था। पर मैंटिस को ये सब पसंद नहीं था, उसे अपनी ही ज़िंदगी जीनी थी। तभी कैप्टन मार्वल पूछती है तो तुमने उससे क्या कहा? तब स्वॉर्डमैन कहता है मैंने उसे कभी भी रोका नहीं था किसी भी चीज़ को करने के लिए, उसका अपना खुद का चांस था तो उसने इन स्टार्स में कहीं घूमने का फैसला कर लिया और वो इन्हीं में कहीं होगी अभी भी। पर वो हमारे बेटे को बार बार देखती रहती थी ताकि वो अपने नक्श कदम से भटक ना जाए। तभी थॉर कहता है मैं वहाँ पर था, मैं वहाँ का उस जगह का विटनेस हूँ, ये कुछ सालों पहले ही हुआ था। और हाँ उस बच्चे की जो एज है वो काफ़ी जल्दी बढ़ती है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। शायद सेलेस्टियल मैसेज का कोई स्पेशल कारनामा होगा। नहीं, वो बस एक टाइटल है थंडर गॉड। मेरा नाम सिक्वाइल है और हमेशा मेरे दोस्तों के लिए मैं क्विल ही रहूँगा। पर हाँ मैं हूँ द मैसेज और हाँ असल में मैं ही चुना हुआ हूँ और हाँ मैं इस यूनिवर्स को हर तरह के इविल से बचाऊँगा। आयरन मैन सोच रहा होता है ये ऐसे कह दे रहा है जैसे ये इसके लिए बहुत ही आसान काम है, पर मैं उस पर बिलीव करता हूँ। पर शायद ये फीलिंग सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है। कैप टिचाला ये सब उन पेड़ों के पास खड़े होकर के देख रहे हैं, हल्क तो पूरा परेशान हुआ पड़ा है और रॉबी तो यहाँ पर एक टूरिस्ट जैसा है और मैं बिल्कुल शांत हूँ। मुझे यहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी की बात नहीं करनी है, नो आयरन, क्योंकि मैं घर में हूँ। पर थॉर की बात अलग है, वो एक तरह के अपने अंकल गिरी से बाज नहीं आ रहा है, अपने फेवरेट नेफ्यू के साथ है वो। हाँ मुझे याद है उसने मुझे कभी बताया था कि उन दोनों ने साथ में कुछ सालों पहले एक एडवेंचर किया था जब वो एक टीनेजर था। तुम तो बड़े हो चुके हो। फिर आयरन मैन सोचता है और अब वो एक ऐसा आदमी है जो कि डेस्टिनी है। चलो मुझे बता वो पायरेट गर्ल का क्या हुआ, मतलब रफ्तारा यही नाम था ना उसका, उसके साथ क्या हुआ तुम्हारा? उसकी किस्मत उसको ले गई है। क्या हम इस बारे में कभी और बात कर सकते हैं? अवेंजर्स क्या आप मेरे साथ चल सकते हो? हम यहाँ पहुँच चुके हैं, ब्लू एरिया ऑफ द मून का आखिरी छोर, या मैं कहूँ पुरानी क्रीज सिटी का आखिरी छोर, या फिर ये वो जगह है पास्ट का जो कि आखिरी टुकड़ा है इस सब चीज़ों का। पर हमें यहाँ पर हमारे फ्यूचर का लास्ट टुकड़ा ग्रो करवाना है।
हम यहाँ पर इस गार्डन का कंप्लीट करने वाले हैं। एक पहला और आखिरी स्टेप लाइफ काइंड को सेव करने के लिए, वो सभी लाइफ काइंड्स को जो लैंड पर रहते हैं, जो समुद्रों में तैरते हैं या फिर जो आसमान में उड़ते हैं, उसके लिए पहला कदम जो कि कॉटेज का एक पैराडाइज बनेगा, इटर्नल यूनिवर्सल पीस यहाँ से शुरू होगी। पर इसे एक पुश चाहिए, एक स्पीड अप चाहिए। जैसे कि तुम जानते हो कि मून पर लाइफ गिविंग वाटर नेचुरली नहीं मिलता। मैं समझ गया मेरे प्यारे दोस्त। और अगर यहाँ पर एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पर वेदर भी है। स्टॉर्म वेट कर रहा है एक गॉड से दूसरे को जाने के लिए, फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू। इधर भी माय ग्रेट सर्वेंट, जब मैं तुम्हें बुलाऊं आओ। तूफानों को देखकर तुम्हें हुक्म देता है, तुम अपनी लाइफ गिविंग बाउंड्री को, रेन को गिराओ। तभी आयरन मैन सोच रहा होता है, मैं गॉड पर बिलीव नहीं करता, पर मैं थॉर पर बिलीव करता हूँ। एक वेदर मैनिपुलेशन एवेंजर के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर, एक ऐसा पावरफुल बीइंग जो अपने सिमिलर रेस से, उसकी लाइफ हमसे कहीं ज़्यादा लंबी है, उसके कहीं ज़्यादा अलग बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, उसके अलग फिजिक्स के लॉस हैं, पर तभी भी मैं उस पर बिलीव करता हूँ जिसे मैं छू सकूँ, देख सकूँ, उसे वेरीफाई कर सकूँ। मैं किस्मत पर बिलीव नहीं करता, पर मैं यहाँ, मुझे काफ़ी अजीब फील हो रहा है। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ आज तक। मैं यहाँ एक आर्मर पहना हुआ हूँ, मैं अभी अंदर एक हड्डी जैसा सूखा हूँ, पर मुझे आखिर मुझे इतना साफ क्यों लग रहा है? करीबन 1.5 घंटे बाद अभी हम यहाँ पर कुछ फलों को खा रहे हैं, पर मैं अभी भी एक स्पेस ह्यूमस की तरह वैसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये फीलिंग अभी भी गई नहीं है मेरे अंदर से, जब से वो ड्रीम आया है और यहाँ पर वो लोग मुझे दिखे हैं। ये जगह एक सच में स्वर्ग की तरह लग रही है, किसी ऐसे चीज़ की तरह जिसे डिफेंड करना ज़रूरी है। और तभी टोनी कहता है स्वॉर्डमैन से, मुझे एक बात बताओ, तुमने जो पहले वो सेंचुरी का हाइब्रिड को मारा था वो क्या था? तभी स्वॉर्डमैन कहता है, हाफ क्री टेक्नोलॉजी, हाफ स्कल म्यूटेशन। तुम एक स्मार्ट मैन हो टोनी, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? अगर तुम वही कह रहे हो जो मैं सोच रही हूँ, तो स्कल्स और क्री मिलकर के कहीं पर वॉर लड़ रहे हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो दोनों साथ में किसी से लड़े हों। तभी कोई लौट करके खड़ा होता है और वो कहता है, अब तक नहीं, ऐसा लगता है कि वो दोनों साथ में आ चुके हैं हमसे लड़ने के लिए। कोई आगे कहता है, क्री ने हमें हमेशा से हेट किया है, मक्केरा से एक बार हो चुका है और उसमें उनको हमने सरप्राइज देकर के उन्हें हराया था, पर शायद वो इसे फिर से करना चाहते हैं और जिस तरह से हम जीते थे वो इस बार हमें जीतने नहीं देना चाहते। और स्कल्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो पहले बहुत बड़ी गलती करी थी उसे सुधारना चाहते हैं, उस एंशिएंट मिस्टेक को। सो इस बार उन दोनों के पास एक बिल्कुल सही टारगेट है, हमारा हेड, और मुझे नहीं लगता कि वो हमें छोड़ेंगे। और इन सब के लिए उन्हें एक लीडर की ज़रूरत थी जो उनके लोगों के बीच एक भरोसा पैदा कर सके। और इसका काम एक छोटे से बच्चे ने किया जो अपने आप को स्पेशल समझता था। वो अपने आप को स्पेस का किंग बुलाता है, पर रियल पावर थ्रोन के पीछे है, जो जिनके दुश्मन हम हैं और वो सिर्फ हमें बर्बाद करना चाहते हैं। इवन अब ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ये गार्डन जलने वाला है। ये प्रोपेगेंडा जो कि विक्ट्री के लिए बना है उनके एलिस द्वारा, उन लोगों ने जो कुछ भी किया आज तक, वो ऐसा था कि गॉड ऑफ वॉर्स होने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि गैलेक्सी पूरी तरीके से कांपने वाली है। दो फोर्सेस जो कि एक दूसरे से हमेशा लड़ते थे आज एक साथ मर्ज होने वाले हैं, एक एम्पायर बनने वाला है, एक ऐसा एम्पायर जो फ्लेम और फायर से बना होगा। तभी ब्लैक पैंथर कहता है, मुझे नहीं लगता कि वकांडा हमारी इस वॉर में ज़्यादा कुछ हेल्प कर सकती है। क्या अल्फा फ्लाइट इसमें कुछ मदद कर सकती है कैप्टन मार्वल? और तभी कैप्टन मार्वल कहती है, मुझे नहीं लगता कि अल्फा फ्लाइट इसमें ज़्यादा कुछ मदद कर सकती है तचाला, पर उन्हें इसी काम के लिए तो बनाया गया था, शायद हम समझौता कर सकते हैं। तभी स्वॉर्डमैन कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये सब और कुछ भी कर सकते हैं, समझौता भी अब हमें नहीं बचा सकता कैप्टन मार्वल, अब बस अवेंजर्स ही एक लौटा सहारा है। तभी कैप्टन मार्वल टोनी से कहती है, क्या तुम्हें याद है आखिरी बार जब हम एक क्री को स्कल के साथ काम करते हुए दिखे थे? और टोनी तब फिर से सोचने लगता है, आ गया,
वो लुक कैरल के फेस पर जो मैंने कई बार देखा है। हाँ, जब भी मीटिंग टेबल पर, जब कोई बैटल फील्ड पर कोई सेकंड चांस हो रहा हो, या फिर जब उसने मुझे कोमा में डाल दिया था। हाँ, और मुझे याद है जब मैं उसके सामने से बॉटल लेने गया था तब भी उसने वही लुक दिया था मुझे। कैप्टन मार्वल कहती है तो उन दोनों ने एक दूसरे का ही मदद कर दिया था, और फिर उसके बाद उसमें से एक के अंदर से एक पेड़ बाहर आ गया था। ऐसा लग रहा था कि उसने एक मैसेज भी दिया था हमें, बीवेयर्स ऑफ ट्रीज। और आपको अगर इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना है, आखिर कैरल आइटम की इस बारे में बात करें तो इनकमिंग की स्टोरी देख लेना, आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा। फिर स्वॉर्डमैन कहता है मर्डर्स, पर मेरे लोग तो ये काम नहीं करते, ये तो इंसानों का काम है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसके साथ बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला है। वेल, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने और भी कुछ किया है या तुमने ऐसा कुछ देखा है, क्योंकि वो जो तुम्हारे चेहरे पर वो लुक है वो ऐसा ही कुछ बता रहा है। तभी टोनी फिर से सोच रहा होता है, हाँ मैंने उस लुक को देखा है, हमेशा की तरह। मैं सबसे बेटर हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं कैरल डैनवर्स हूँ, मैं हमेशा सही होती हूँ। वैसे मैं भी इस लुक को अपने मिरर पर देखता हूँ, पर वहाँ पर एक डिफरेंस है कि मैं सही हूँ। और तभी आयरन मैन खड़ा होता है और वो कह रहा होता है मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी चीज़ को भूल रहे हैं। और तभी फिर से आयरन मैन सोच रहा होता है वो कॉटेज, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही बड़े दर्द और बहुत ही बड़े मार्का से गुजर रहे थे, पर मैं उन्हें रोक नहीं पाता था, क्योंकि मैं उन्हें रोक नहीं सकता था, क्योंकि वो ये सब कुछ दे सकते थे। पर ऐसा नहीं है कि मैं किसी बहुत ही बड़े स्पीच की तैयारी कर रहा हूँ, पर मैं ही कर सकता हूँ। और तभी टोनी कहता है शायद मुझे अब फ्लोर पर आ जाना चाहिए। और फिर अपने मन में सोच रहा होता है वेल, इसी कारण से तो इस सूट में स्पीकर्स हैं। और वो कहता है ये बहुत ही आसान है, हम अवेंजर्स हैं। हमेशा एक ऐसा दिन आता है जब कोई भी अलग दिन नहीं होता, एक एनिमी उठ करके खड़ा हो जाता है, हमें उससे डील करना होता है और हम उससे करते हैं। हम अल्फा फ्लाइट को लूप में रख सकते हैं, पर हमें लोगों को बचाना है, हमें उनके लिए लड़ना है, और हम इसे किसी भी तरह के डिबेट में फंसा करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हमें साथ में खड़ा होना है, हमेशा की तरह। अगर हम किसी की जरूरत है तो हम इस सिचुएशन से भाग नहीं सकते। हमेशा अनस्टेबल स्पेस पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदल के रख देंगे, जैसा हमने पहले भी किया है। ये थ्रेट हमारे लिए ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और मैं इससे एग्री करता हूँ। ऑलराइट टोनी, तो क्या तुम उन वर्ड्स को कहना चाहोगे? और इसी कारण इसमें स्पीकर से कैरल अवेंजर्स असेंबल। टोनी अपने मन में सोचता है मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही बेस डाल दिया, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि सही लगता है, क्योंकि रियल लगता है। चलो शुरू करते हैं। एक क्री स्कल्स एलायंसेस को हमारे ऊपर फेंको, देखते हैं कितने ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। ये स्पेस फीट, तुम्हारे सुपर सोल्जर, तुम्हारे अल्टीमेट वेपन्स, ये सब मैटर नहीं करता, क्योंकि अर्थ के माइटियस्ट हीरो असेंबल हो चुके हैं तुम्हें रोकने के लिए। क्योंकि हम प्रोटेक्ट करने वाले हैं सभी के सभी इनोसेंट्स को। हम हमारे फ्रेंड्स की रखवाली के लिए खड़े हैं, नो मैटर आखिर इसके लिए हमें क्या कुर्बानी देनी पड़े। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे रास्ते में कौन आता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्री स्कल्स वॉरशिप्स के साथ फैंटास्टिक फोर की स्पेसक्राफ्ट क्या कर रही है, तो उसका सिंपल सा जवाब है एवेंजर्स की जब स्टोरी चल रही होती है, इसी के साथ फैंटास्टिक फोर की भी स्टोरी चल रही होती है, और ये दोनों ही जीरो इशूज़ हैं। एवेंजर्स पहले आया तो मैंने इसे पहले कवर किया, अब मैं नेक्स्ट जो कॉमिक वीडियो डालने वाला हूँ एवेंजर्स ने नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर का होगा, और इसके बाद हम एम्पायर 1 को कवर करेंगे।